जय भीम साथियों। मैं हूं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं सलाम अम्बेडकर। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी गुजारिश है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हम आपकी राय जान सकें। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। साथियों, आप लोगों को याद होगा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से ये ऐलान किया था, लेकिन बदलते हुए हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। जैसे एक और कहावत है कि कहीं पे तीर कहीं पे निशाना, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना कहीं साधते हुए और तीर कहीं पे चलाते हुए ये सारी बातें कही थी। जिस लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण दिया था, उसी लाल किले को सबसे पहले अडानी के हाथ गिरवी रखा गया और ऐसी ही न जाने कितनी दास्तानें जो देश के अंदर बनी हैं, उन्हें अखबारों के माध्यम से आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि नरेंद्र दास मोदी जी ने पिछले अपने कार्यकाल के दौरान कौन कौन से काम किए, देश की भलाई के लिए या देश को उजाड़ने के लिए, ये तय आपको करना है। हमारे पास अखबारों के माध्यम से जो न्यूज़ आई हैं, उन्हें हम अपनी इस वीडियो के अंदर आपके साथ जरूर शेयर करना चाहेंगे। वे2 न्यूज़ जो एक शॉर्ट न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए मोदी कार्यकाल का एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें 8 लाख करोड़ के गड़बड़ घोटाले का खुलासा किया है। इसमें बताया गया है कि मोदी सरकार ने पूंजीपतियों के 8 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट्स ऑफ किया है। वहीं एक अन्य अखबार के माध्यम से वन क्षेत्रों को निजी हाथों में सौंपने का प्रस्ताव और विरोध में उतरे संगठन, इस नाम से एक खबर प्रकाशित हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा वन क्षेत्रों को निजी हाथों में सौंपने का प्रस्ताव पास किया गया है। दैनिक भास्कर नाम के अखबार ने पूर्व में एक खबर छापी थी कि दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 डिवीजन से 3,681 पद खत्म होंगे। ये सारे मोदी साहब के कार्यकाल की देन है। वहीं दूसरी तरफ दैनिक जागरण ने भी 16 जोन में रेलवे खत्म करेगा 11,040 पद, इस नाम की खबर प्रकाशित की थी। ये भारत के अंदर बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाला मोदी सरकार का एक अगला कदम था। पूर्व की सरकारों ने बड़ी मेहनत बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया था, और मोदी सरकार ने एक ही झटके में सरकारी बैंकों की संख्या घटा करके 12 से 5 करने की तैयारी की और इन सब का निजीकरण होना तय किया। वहीं इंदौर में प्रकाशित दोपहर नाम के अखबार ने कृषि कानूनों का हवाला देते हुए ये लिखा कि नए एक्ट से कृषि उपज मंडियों का अस्तित्व समाप्त होगा, यानी कि कृषि कानून के जरिए जो मंडियां हैं, उनको तहस नहस और बर्बाद करने की पूरी तैयारी है। अंग्रेजों को लाख बुरे बताया जाता है, लेकिन मोदी सरकार उनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा बुरी है, क्योंकि भारत को खुशहाली देने के मामले में, भारत की जनता के अंदर एकता लाने के मामले में भारतीय रेल ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ये रेल किसी और की नहीं बल्कि अंग्रेजों की देन थी। वो खुद भी इसका प्राइवेटाइजेशन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भारत को एक सौगात के रूप में रेल दी।
लेकिन मोदी सरकार ने रेलवे को प्राइवेट करने का एक युद्ध स्तर पर काम किया है। अनेक रेलवे स्टेशनों को बेचा गया, रेलगाड़ियों को बेचा गया, यहाँ तक कि बहुत सारे एयरपोर्ट्स को भी गिरवी रख दिया गया। और इन सब की शुरुआत लाल किले को गिरवी रखने के साथ साथ हुई थी। देश के रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट्स और लाल किला जैसी इमारतों को गिरवी रखने के बाद मोदी सरकार की निगाहें देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर हैं और अखबारों के जरिए ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की जो नीतियां हैं वो इतनी गिर चुकी हैं कि भारतीय लोगों के साथ साथ विदेशी लोगों को भी भारतीय संपत्तियों को देने से मोदी सरकार पीछे नहीं रुक रही है। नव भारत टाइम्स इस बात की पहले ही पुष्टि कर चुका है कि 30,000 करोड़ के निवेश के साथ विदेशी लोग यहां प्राइवेट ट्रेन चलाएंगे। इसके साथ साथ ही नव भारत टाइम्स ये भी खबर लोगों के सामने ला चुका है कि निजी कंपनियां पैसेंजर ट्रेनें चलाएंगी और ये निजीकरण के मामले में बहुत बड़ा कदम होगा सरकार की तरफ से। देश के अखबारों ने एयरपोर्टों की नीलामी की खबरें भी लोगों के सामने पहुंचाई थी, जिसमें लखनऊ एयरपोर्ट को 50 साल के लिए अडानी को देने की बात कही गई थी। भारत सरकार ने निजीकरण के द्वारा भारत को पूरी तरह से बर्बाद करने की कसम खाई हुई है। पुलिस जैसी संस्था जो लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, जिसका सार्वजनिक होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी था, उसे भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की गई। इसके जरिए बताया गया कि पुलिस की 50 से अधिक सेवाएं निजी हाथों में सौंपी जाएंगी। तो क्या भारत के लोग निजी पुलिस के द्वारा न्याय पा सकेंगे? देश के प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने से पहले चुनाव के दौरान बहुत सारे वायदे किए थे, जिनमें सालाना 2 करोड़ युवाओं को नौकरी की बात प्रमुखता से कही गई थी। लेकिन रेलवे की नीतियों को समाप्त करके अपनी उस वादे खिलाफी करके मोदी जी ने देश के साथ में धोखा किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो फायदे के धंधे थे, सरकार के जो उपक्रम थे, उन्हें प्राइवेट हाथों में सौंप करके बहुत बड़ा धोखा किया है देश के साथ। देश की सभी संस्थाओं का निजीकरण करते हुए देश के सरकारी स्कूलों का भी निजीकरण किया गया। इसका मतलब यह है कि हमें भारतवर्ष के नागरिकों को किसी के रहमो करम पर शिक्षा प्राप्त करनी होगी। बैंकों के निजीकरण के साथ साथ बीमा कंपनियों को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है और इस क्रम में सरकार ने अपने कदम आगे बढ़ा भी दिए हैं। अमर उजाला ने बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय रेलवे के द्वारा बंद किए गए अवसरों को प्रमुखता से छापा है। जिस चीन के व्यापार को समाप्त करने के लिए भारत के लोगों को प्रभावित करके चीनी सामान के विरोध में करने की बात कही जा रही थी, वहीं चीन के व्यापार को बढ़ावा देते हुए सरकार ने अपने यहाँ निर्माणाधीन प्रोजेक्टों की ठेकेदारी चीन को सौंपी है। कांग्रेस के करप्शन को उजागर करते हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनका ही प्रधानमंत्री ऑफिस ये कहता है
कि मंत्रियों के करप्शन की जानकारी हम किसी तरीके से नहीं दे सकते। जिस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ऐलान करते हुए भाजपा सरकार बनी थी, वही भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में कितनी संलिप्त है, ये CNN के सर्वे के द्वारा उजागर हुआ है। उन्होंने दुनिया भर की पार्टियों का सर्वे किया और जिसमें भारतीय जनता पार्टी चौथे स्थान पर है। सरकार और उद्योगपतियों के बीच के संबंध को जानने के लिए पत्रिका न्यूज की इस खबर को सिर्फ देखने की जरूरत है, जिसमें सरकार की तरफ से सीधा सीधा कहा गया है कि अडानी के कर्ज की सूचना हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। वहीं एक और अखबार ने अंबानी के साथ सरकार के रिश्तों को उजागर करते हुए लिखा है कि अंबानी की रिलायंस को पेंशन फंड के 90,000 करोड़ रुपए सरकार ने दे दिए। जो लोग ये कहते हैं कि मीडिया मोदी का गुलाम नहीं है, वो आंखें खोल करके देख लें कि सरकारी खजाने से मीडिया को 11 अरब रुपए दिए गए थे। ये RTI के द्वारा खुलासा किया गया है। निजी क्षेत्र की कंपनियों के ऊपर मेहरबान रहने वाली मोदी सरकार आम आदमी के लिए क्या काम कर रही है, अब ये समझने की भी जरूरत है। अखबार इस विषय में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। कृषि कानून का हवाला देते हुए एक अखबार ने लिखा है कि यदि किसी किसान ने खेत बटाई पर दिया तो 18% GST सरकार वसूल करेगी। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी कानून के अंदर बदलाव लाते हुए केंद्र सरकार ने ये ऐलान किया है कि घर में यदि 2 से ज़्यादा भैंसें हैं तो उस पशुपालक को बिजली का कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। इसके साथ ही सरकार की तरफ से ये भी ऐलान किया गया है कि यदि कोई पशुपालक दूध बेचता है तो उसे दूध बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा। वहीं एक अन्य अखबार ने खबर छापी है कि 8 वर्ष में गायब हो जाएंगे मोहल्ले के दुकानदार। अखबार का कहना है कि कृषि कानून के माध्यम से जो बड़े व्यापारी अपना व्यापार करेंगे वो छोटे दुकानदारों को टिकने नहीं देंगे, क्योंकि मॉल का सिस्टम लागू होगा और छोटे दुकानदार धीरे धीरे करके समाप्त होते चले जाएंगे। जो विभिन्न अखबारों ने समय समय पर देश की जनता के सामने ला करके रखी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी बड़ी खबरें भी निकल के सामने आई थी कि सरकार ने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया। कोरोना के वैक्सीन के नाम पर भी 7600 करोड़ रुपए का, यानी कि 7600 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है और इस तरीके से देश को बर्बादी के कगार तक पहुंचाने में हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब आगे भविष्य क्या होगा देश का, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो भविष्य का सवाल है और भविष्य के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट हम तक ज़रूर भेजें ताकि हमें आपकी पसंद और नापसंद का पता लग सके। तो साथियों, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।